साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानने वाले हैं। या गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण। ओके, आपको पता होगा कि ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है इस पर मतलब व्यापक अध्ययन के श्रेय जो जाता है न्यूटन साहब को जाता है। ओके, जो कि बोले थे कि इस पृथ्वी का प्रत्येक जो कण है या प्रत्येक जो वस्तु है वो एक दूसरे से जिस बल से एक दूसरे को खींचे हुए है या खींचता है, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पहुँचने से पहले अभी और कुछ बातों को जानते हैं। निर्वात का यानी वैक्यूम, जहां पे हवा हुआ कुछ भी नहीं हो, में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। में सभी वस्तुएं क्या होती है? समान त्वरण से गिरती है। जहां निर्वात है वहां 10 किलो के वस्तु हो या 2 किलो के वस्तु हो या 20 किलो के हो और एगो कांठी हो या एक सुई हो एक पंख हो, वो दोनों को गिराइएगा ना तो साथ साथ गिरेगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति का नाम था गैलीलियो गैलीली बताए थे कि वो क्या किए थे कि एक गोला यानी एक गेंद और एक पंख को गिराए थे। ठीक ना। और ये अपना कॉन्सेप्ट लगाए थे कि अगर तो गेंद पहले गिरा था और पंख बाद में गिरा, तो वो बोले कि अगर मान लीजिए कि ये जो पंख है तो इस पे तो हवा का नीचे से उस पर लग रहा है, बल लग रहा है, हवा बल लगा रही है जिसके कारण वो धीरे धीरे गिर रहा है, और ये इस पे कम लग रहा है जिसके कारण ये तुरंत पृथ्वी पर चला आ रहा है। अगर हवा को न रखा जाए मतलब निर्वात हो तो कितना भी वजन के वस्तु होगा तो आराम से एक साथ गिरेगा। ठीक है, तो उसमें त्वरण समान, मतलब समझ रहे ना कि एकदम अगर 20 के स्पीड से चल रहा है तो 20 के स्पीड से, मोटरसाइकिल अगर 20 से स्पीड से चल रहा है तो 20 से स्पीड से तक उसका त्वरण समान कहेंगे। अगर कभी 20 कभी 10 कभी, तो इसका एसेलरेशन मतलब ये जो एसेलरेटर जो झाड़ रहा है, एसेलरेशन से क्या बना है? एसेलरेटर बना है। तो एसेलरेटर को अगर चढ़ा रहा है, तेज भाग रहा है फिर कम कर रहा है, तो ये अपने त्वरण, ये समान त्वरण नहीं कहेंगे, इसको असमान त्वरण कहेंगे। एकदम सेम टू सेम जाएगा, एकदम 20 है तो 20, 30 है तो 30, इसको बोलेंगे हम समान त्वरण। तो उसी प्रकार से निर्वात में यानी वैक्यूम में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है, एकदम बराबर, एकदम टाइम सेम लगेगा ऊपर से अगर नीचे गिराना है तो। ओके, तो आई होप इतना एक बात के कंसेप्ट इतना समझ गया। ठीक है, और ये भी आप जान लीजिए कि इस चीज को जब ये गैलीलियो गैलीली कहे थे कि निर्वात में सभी वस्तुएं क्या होती है, मतलब कोई प्रतिरोध नहीं हो तो सेम साथ साथ गिरेगा। अब इस प्रयोग को अब सोचे कि भाई गैलीलियो गैलीली हैं, भाई महान व्यक्ति हैं, तो जो बोले होंगे तो गलत नहीं बोले होंगे। तो उनके मरने के बाद, देहांत के बाद, ये जो व्यक्ति थे रॉबर्ट बायल, तो रॉबर्ट बायल क्या किए कि अपने द्वारा आविष्कृत पंप, हवा को निकालने वाला पंप बनाए। अब हवा भरने वाला तो पंप से आप रूबरू है, हवा को निकालने वाला पंप बनाए और एक जार से क्या किए कि उस जार के अंदर एक शीशे की गोली और एक पंख रख दिए और उसके बाद उस जार से पूरे के पूरे वायु को क्या किए, निकाल दिए, पूरा वैक्यूम कर दिए। उसके बाद अब उस जार को लेकर के इसे पलटे, तो ऐसे जब पलटे तो दोनों गोली, शीशा के गोली और पंख दोनों साथ साथ गिर रहा था। अब तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तब इसलिए कहे कि जो बड़ बुजुर्ग कह के गए हैं वो गलत नहीं कह के गए हैं, थोड़ा प्रयोग करके देख लिया जाए। ओके, तो इस चीज को दर्शाएं कि भाई वैक्यूम यानी निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। किसी माध्यम की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं। आइए, जो गिरता है समान त्वरण से तो इसको बोला जाता है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। कोई अवरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, एकदम फ्री रूप से गिरेगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल यानी मुक्त पतन बोलेंगे। ओके, जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दो वस्तु एक दूसरे से जिस बल से खींचले है उसको हम उस बल का नाम क्या रखेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक ना। अब देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है?
तो न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण के नियम में यही बताएं कि इस पृथ्वी का प्रत्येक जो वस्तु है ना वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक बल से क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। लेकिन दुख की बात ये है, दुख की क्या, सुख की बात समझिए, ठीक ना। लेकिन उस सभी को कौन खींच करके रखा है, पृथ्वी खींच करके रखा है। अब बताइए, हम भी खींच रहे हैं आपको, आप भी खींच रहे हैं हमको, ठीक ना, लेकिन हम दोनों को खींच रहा है कौन भाई, पृथ्वी खींच रहा है। ओके, तो ये जो कंसेप्ट देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यूटन साहब, जिनके भौतिकी का पप्पा कहा जाता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण को एक बल से आकर्षित करता है जो कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख लगता है, और इसका परिमाण जो होता है कणों के दरम्यान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे सिंपल समझिए, यहाँ एक वस्तु है, मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान m1 है, द्रव्यमान m1 है मतलब 2 किलो 5 किलो 10 किलो कुछ भी हो सकता है। एक और वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2 है। अब m2 के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 20 किलो 50 किलो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। और ये मान लीजिए कि कुछ दूरी पर है, इसका दूरी मान लीजिए कि r डिस्टेंस पर है। तो न्यूटन साहब कहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड में प्रत्येक जो कण है, ब्रह्मांड की बात कहे थे, खाली पृथ्वी के नहीं, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को क्या करता है, एक बल से आकर्षित करता है। ये m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान का जो वस्तु, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। ओके, और ये किस शर्त पर, तो वो बताए कि जो कणों को मिलाने वाली जो रेखा के अनुरेख, ये अनुरेख, रेखा के अनुरेख, और इसका जो परिमाण होगा, परिमाण मतलब 10 किलो 5 किलो, परिमाण मतलब मात्रा, एक होता है परिणाम, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक रिजल्ट होता है। तो परिणाम मान लीजिए एग्जाम दिए तो उसका आपका परिणाम घोषित हुआ, परिणाम, एक परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल माने m1 इंटू m2 गुणनफल, मतलब इसका परिमाण जो होगा, मतलब ये जो बल लगेगा, इस पे बल जो लग रहा है एक दूसरे को, तो ये क्या होगा आपका समानुपाती होगा ये दोनों के गुणनफल के, और ये दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानु मतलब उल्टा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात न्यूटन साहब दिए, ठीक ना। अब दोनों यथी है तो समानुपाती है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब देखिए, इसी आपका ये समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो एक कोई कांस्टेंट यानी नियतांक दे दिया जाता है, इसको हटा के बराबर के चिन्ह, तो इसी को हटा करके बराबर का चिन्ह जो दिया जाता है, तो इसके बदले ये g दिया जाता है। g मतलब गुरुत्वीय, ये जो नियतांक है m1 m2 ये दे दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में जस्ट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसका मान कितना होता है। ओके, अब देखिए आगे, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये तो बात हो गया, ये न्यूटन साहब कह दिए कथी के नियम में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम में, गुरुत्वाकर्षण के नियम में इस बात को बताए थे कि प्रत्येक जो परिमाण जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्व बल कहलाता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंके तो वो पृथ्वी पर चला आया, तो वो जो पृथ्वी पर उसको खींच करके लाया, उस बल का नाम होगा गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा, कोई भी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, जब उसको खींच लेता है तो वो कौन बल खींचता है भाई, तो वो खींचता है गुरुत्व बल, उसको हम बोलेंगे गुरुत्व बल बोलेंगे, ठीक ना। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अभी जस्ट हम बताए हैं गुरुत्वाकर्षण यहाँ के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी जो है, ये कैपिटल जी जो है, ये कैपिटल जी जो है आपका ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट है, निरूपित करते हैं। इसको सार्वत्रिक नियतांक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है, सार्वत्रिक है। ओके, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण जो आपका होता है उसको जी से सूचित करते हैं। कथी सूचित करते हैं, वो समान होता है, और स्मॉल जी से सूचित करते हैं किसको, हम गुरुत्वीय त्वरण को, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जिसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं उसको कैपिटल जी से, स्मॉल जी से आपका गुरुत्वीय त्वरण को सूचित करते हैं। और ये भी पता होगा आपको कि जी का जो मान होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, और ये बड़ा जी का मान कितना होता है जी, जस्ट आगे देख रहे हैं। पृथ्वी के ध्रुवों, अब पृथ्वी के जो ध्रुव है उस ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण जो बल हो, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 जो होता है, जी का मान जो होता है वो महत्तम होता है,
और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। आपको पता है कि ये पृथ्वी हो गया, इसके बीच से जो देखा जाती है इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश जाती है, ठीक ना। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को नीचे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ये ध्रुव पर जब होगा कोई भी वस्तु, तो पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और ये भूमध्य रेखा पर अगर रहेगा तो सबसे कम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान पृथ्वी की सतह पर जी के मान के कम होता है। अगर नीचे से ऊपर ले जाया जाएगा तो उसका मान क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह पर जी के मान से क्या होता है जी, कम होता है। जितना सतह पर जी का मान होगा उतना ऊपर ले जाएंगे तो नहीं होगा। वस्तु का द्रव्यमान दंड तुला से मापा जाता है। अब ये भी याद रखिएगा, द्रव्यमान और भार ऐसे एक ही सेंस में प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। द्रव्यमान को हम दंड तुला से मापते हैं, और भार को क्या चीज से मापते हैं, भार को हम मापते हैं, क्या चीज से मापते हैं जी, कमानीदार तुला से मापते हैं, ठीक ना। तो वस्तु के द्रव्यमान को दंड तुला यानी बीम बैलेंस से मापा जाता है। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को वस्तु का भार कहा जाता है। ये भी बात हो गया वस्तु का भार। अगर भार मापना है तो कमानीदार तुला से, द्रव्यमान मापना है तो आपको दंड तुला से मापा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कितना होता है, तो 1/6। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे 60 kg है, यहाँ पे किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है भाई, भार कितना है, भार है आपका 60, ठीक ना। तो इसे चंद्रमा पर ले जाएगा तो इसका 6ठा भाग हो जाएगा, मतलब 10 kg हो जाएगा। वहाँ पे वहाँ कितना हो जाएगा जी, 10 kg हो जाएगा। अब बताइए इसका मतलब कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अगर हम मान लीजिए कि बल लगा रहे हैं, हर एक एरिया पर बल लग रहा है, तो वो कहलाएगा आपका दाब कहलाएगा, यानी प्रेशर कहलाएगा, ठीक ना। तो अब दाब बराबर सूत्र बोलता है बल बटा क्षेत्रफल। आप कितना बल लगाए, 20 न्यूटन का मान लीजिए कि बल लगाए, ठीक है, आज क्षेत्रफल मान लीजिए कि 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तब ये हो जाएगा कितना, 10 दूनी की 20, 2 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इतना हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ठीक ना। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है ना, उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। सुनिए, हर एक मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर है, तो उसके अंदर में जितना उसका क्या होगा, परिमाण होगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व यानी डेंसिटी कहलाता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन हो जाता है। क्या होता है जी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, जिसका किसी भी वस्तु का जितना द्रव्यमान है, जैसे 10 kg 20 kg कुछ भी हो, ठीक ना, और उसका कितना वो जगह छेक रहा है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना आयतन है, उससे जब हम भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, डेंसिटी यानी घनत्व निकल जाएगा, ठीक है। किसी सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। लेकिन देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए जो बल होता है उसको दाब कहते हैं। लेकिन आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी सतह के लंबवत अगर लग रहा है, लंबवत लगेगा, तब उसको हम कहेंगे क्या, प्रणोद कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मतलब कि सतह है, इस पे एकदम लंबवत हम बल लगा रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका प्रणोद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रणोद, थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। अब दाब से संबंधित पास्कल का नियम भी जान लीजिए आप। देखिए पास्कल का नियम क्या कहता है। पास्कल जो थे, ब्लेज पास्कल, ये अपना नियम दिए कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। सिंपल सी बात है। आप अगर मान लीजिए कि एक बोतल हो गया, अगर एक बोतल हो गया, इस बोतल में अगर पानी भर दिया जाए और ये बराबर बराबर दूरी पर होल कर दिया जाए, तो जानते हैं ये समान दूरी पर क्या होगा कि इससे पानी नीचे गिरेगा। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो दाब जो लगता है वो क्या लगता है, सभी दिशाओं में समान लगता है, ठीक है। बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब जो होता है सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। ओके,
द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है। इसको ऊपरी मुखी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लवकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लवकता। जब भी ये अब आपको पता है कि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है उत्प्लवकता वाला। इससे रिलेटेड एक कहानी सुने होंगे आप कि ये जो आर्किमिडीज जो थे एक टब में नहाने गए। टब में ऐसे नहाते टब में नहीं थे, लेकिन टब जो होता है फिल्म उलम में देखे होंगे आप लोग। तो उसमें जब गए नहाने के लिए तो ऐसे सूते नू, तो नीचे से तब एक लगा तो हाली से ना उठे और हाली से उठ करके भागने लगे। उनको लगा कि कोनो नीचे से टेला है। बात समझे? अभी बात को लोगों से बोले जा करके, तो वो कह रहा है कि कहाँ कुछ हो में है। फिर कहे कि फिर देखो तो फिर सूत के देखे तो फिर उसी तरह से हुआ। तब उनको पता चला कि भाई एमें कोनो भूत दूत नहीं है, एमें भूत प्रेत कोनो नहीं है। ये एक बल, ये नीचे से एक बल लग रहा है आभासी, ठीक ना। तब वो कहे कि यही बल जो है इसको अपना नाम रख दिए। क्या चीज रख दिए? उत्प्लवकता कहती है, ठीक ना। तो यही कारण है कि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नदी के अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्यों? तो इसलिए आसान है कि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, और उसमें उत्प्लावन बल भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसके कारण आराम से नाव भी चल जाता है, ठीक। उसके बाद आप कुआं से पानी जब भरिएगा तब पानी जब बाल्टी जब कुआं के पानी के अंदर आता है तो हल्का महसूस होता है। ये भी उत्प्लवकता बल के ही कारण होता है, ठीक है। और ये जो पास्कल का जो नियम है, ये आपको पता है कि ये जितना भी हाइड्रोलिक जो है हाइड्रोलिक, ये सब इन्हीं के नियम पर काम करता है, इन्हीं के सिद्धांत पर काम करता है। जितना भी आप मतलब कि आसपास में कोई भी चीज़ देखते हैं वो सब साइंस पर ही निर्भर रहता है। कोई ना कोई वो नियम को दिए हैं तबे उस नियम के आधार पर वो काम होता है। नए नियम देते तो किसी को पता नहीं चलता कि कैसे क्या होता है, नहीं होता, कोई हिम्मत भी नहीं करता। मौत के कुआं में देखते हैं मोटरसाइकिल लोग चलाता है, तो ऐसे ही चलाता है। उस चीज़ को फिजिक्स में नियम दिया गया है और उसको प्रयोग करके दिखाया गया है, तो आराम से चलाता है लोग। तो ये क्या कहते हैं? इसको ऊपरी मुखी बल को हम क्या कहते हैं भाई? उत्प्लवकता कहते हैं। अब ये सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी तरल अथवा द्रव में या गैस में पूर्णतः या अंशतः पूरा या आधा डुबाई जाती है तो उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जितना वो पानी हटाता है ना, पानी में होगा तो जितना पानी वो हटाएगा उतना उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा, ठीक ना। वो अपने भार होगा, उतना ही भाग को क्या करेगा? भार के अपना बराबर उसको क्या करता है कि हटाता है। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से, अगर मान लीजिए कि पानी है तब पानी का जो घनत्व होता है क्या होगा जी? मान लीजिए कि पानी का जो घनत्व है, मान लीजिए कि पानी का घनत्व मान लीजिए कह रहे हैं 2 kg प्रति घन मीटर है। घनत्व का मात्रक जानते हैं kg प्रति घन मीटर है। कैसे भाई? तो अभी बताए हैं जस्ट आपको कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या है? kg है। आयतन का मात्रा क्या है? मीटर क्यूब है, ठीक ना। तो kg प्रति घन मीटर हो गया ना, कोई दिक्कत? तो 2 है। और इसमें एक हम लोहा के चरखुट्टा चौकोर एक मतलब कि एक समझ लीजिए कि एक छोटा लोहा के हम इसको काके डालें, इसका घनत्व है 2.1 kg प्रति घन मीटर है। 2.1 है। अब आपको पता है कि ये बेसी हो गया ना पानी के घनत्व से, इसका घनत्व, तो ये डूब जाएगा। क्या होगा जी? डूब जाएगा, ठीक है। दूसरा बात समझिए, अधिक होगा तो किसी द्रव के किसी वस्तु में डूबने के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु का जो घनत्व होना चाहिए द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। किसी द्रव में पूर्णतः डूबकर पूरा डूबा हुआ है फिर भी तैर रहा है, तो वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। अगर देखिए, जब अभी बताएं कि 2 है, 2 kg प्रति घन मीटर, इसका भी 2 kg अगर प्रति घन मीटर रहता तो ये क्या होता कि पूरा डूबल रहता, लेकिन पूरा के पूरा मतलब सतह में यानी
पेंदी में यानी नीचे नहीं जाके बैठ जाता, वो तैरते रहता, पूरा डूब करके तैरते रहेगा। कब? जब दोनों का घनत्व बराबर रहेगा तब। अगर मान लीजिए कि बेसी घनत्व है जल के घनत्व से वस्तु का घनत्व, तो वस्तु डूब जाएगा, जाके तली में बैठ जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए टाइटैनिक जहाज टूट गया और गिर गया, इसका मतलब उसका घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ने के दरमियान क्या हो गया, वो जाकर के तली में बैठ गया। ओके, किसी तरह में अंशतः डूब करके, आधा डूबा हुआ है आधा बहरी है, तब पलवन कर रहा है, तो उसके लिए घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कम है तो आधा डूबल रहेगा और आधा उगल रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा आधा, आधा नीचे रहेगा, और बाद क्या करेगा कि तैरते रहेगा। कोई दिक्कत? अब द्रव की उत्प्लवकता के उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ है, तो जहाज का पानी पर पलवन करना, ये भी उत्प्लवकता के ही कारण होता है, जो कि जस्ट मैं पीछे बताया हूं। मनुष्य का पानी में तैरना उत्प्लवकता के ही कारण है। प्लावी हिमशैल भी देखते हैं, वो भी तैरते रहता है। तो टाइटैनिक हिमशैल से न टकराया था जी, हिमशैल से टकरा करके टूट गया था। तो हिमशैल, हिम मतलब बर्फ का शैल मतलब कि एकदम पहाड़ लेकर पूरा रहता है, बात समझे, वो भी तैरते रहता है। किसी पदार्थ के घनत्व एवं परमाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसका जितना घनत्व होगा, आप परमाणिक जो पदार्थ है उसका जो घनत्व के जो अनुपात कर देंगे तो वो मेरा निकल जाएगा क्या, अपेक्षिक घनत्व। अर्थात अपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व आप बटे परमाणिक पदार्थ का घनत्व कर देंगे, बट्टा कर देंगे, तो हमारा अपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। कोई दिक्कत? किसी वस्तु का घनत्व जो होता है उस वस्तु का घनत्व आगू ने पानी का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का अगर घनत्व निकालना है तो उस वस्तु का घनत्व उन्हें पानी का घनत्व करना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ मुख्य सूत्र है और इसका ऐसा ही मात्रक है फॉर्मूला। देखिए, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R², जहाँ M1 और M2 दोनों कणों के दरम्यान है, और उनके बीच की दूरी है G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जस्ट बताए हैं। अब ये जो G का मान जो है ये होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक ना। 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मान होता है, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जी, इसका मान होता है। ओके, इसको पता होगा, हेनरी केवेंडिश ने ये इसको दिए थे। ये जी का मान कौन दिए थे, हेनरी केवेंडिश दिए थे। ओके, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी और पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसी वस्तु है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का हो गया, ये छोटका m मान लीजिए कि छोटा कोनो वस्तु का हो गया, ठीक ना, और r क्या हो गया कि पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, और g गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला इस आधार पर, जैसे मान लीजिएगा 9th 10th वाला जो क्वेश्चन था उस लेवल में फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछा था तो कुछ इस प्रकार से आंकिक प्रश्नों को ज्यादा रखा था, ठीक ना। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर Gm बटा R², जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान, R क्या होता है उसका त्रिज्या, और G क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। याद रखिएगा छोटका G बराबर निकालने के लिए, ठीक है। ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गति के लिए, ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर अगर गति करेगा ना तब v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। जानते हैं, जहां v जो होता है ना अंतिम वेग, और u होता है प्रारंभिक वेग, g गुरुत्वीय त्वरण है, और t क्या होता है कि टाइम होता है यानी समय होता है, ठीक ना। और h अगर निकालना हो तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। प्रारंभिक वेग, जैसे मान लीजिए कि चुपचाप है तो ये प्रारंभिक वेग है, एकदम जाकर के अंतिम में कितना वेग था, जब रुकने वाला था तो वो होगा अंतिम वेग, उसको v से स्विच करेंगे, और प्रारंभिक वेग u से स्विच करेंगे। तो कोई वस्तु मान लीजिए कि रुका हुआ है, जैसे मोटरसाइकिल रुका हुआ है, एक बाइक चलना शुरू किया, तब बताइए तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा भैया, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो रुका हुआ था, ठीक है। उसके बाद v² बराबर u² प्लस 2gh जो होगा, ये जहां g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर तो नीचे की ऊपर की ओर, ये तो ऊपर से नीचे आने के लिए सूत्र था, और नीचे से ऊपर तक। देखिए, जब भी ऊपर से नीचे आता है ना तो त्वरण उसका बढ़ता है, और नीचे से जब ऊपर जाता है तो त्वरण उसका घटता है, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए घटता नहीं तो फेंकते तो चल जाता। आपको बताए थे कि प्लाइन वेग कितना होता है, नहीं बताए थे ना। प्लाइन वेग का मान कितना होता है जी, 11.2 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, ये 11.2 मीटर प्रति सेकंड जो है ये पलायन वेग इसको बोलते हैं। ये पलायन वेग इतना वेग से एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक
तो 11.2 किलोमीटर तक दूर अगर फेंक दे रहे हैं ऊपर में है तो वो वस्तु फिर आएगा नहीं, वो पलायन कर जाएगा, ठीक है ना, जाकर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। तो ऊपर की ओर के जितना होगा, जितना ऊपर वाला सूत्र था सब में क्या लग जाएगा, खाली माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं आगे कुछ। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। सुन लीजिए, इसको ऐसे लिखा हुआ है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे प्रति केजी स्क्वायर भी लिख सकता है ना, तो इस प्रति को हटाकर यहाँ क्योंकि देखिए नीचे कोई भी चीज़ है ना तो पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत। त्वरण एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब कि त्वरण का जो मात्रक होगा या गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होगा केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। द्रव्यमान को हम केजी से व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भार को एन मतलब न्यूटन है, भार का मतलब क्या है, न्यूटन है। द्रव्यमान का मतलब क्या है, केजी है, ठीक है ना। दाब का क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पीए, ठीक है। घनत्व का भी पता है, केजी प्रति घन मीटर। प्रणोद का भी मात्रक न्यूटन, बल का भी मात्रक न्यूटन, याद रखिएगा। ये नहीं कि प्रणोद वो भी तो एक प्रकार का बल है लेकिन बस लंबवत लगता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। आपेक्षिक क्योंकि ऊपर घनत्व और नीचे घनत्व, घनत्व से घनत्व कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं आएगा। आप अभी आपेक्षिक घनत्व के बताए थे, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका रिस्पांस बढ़िया आया तो जरूर दीजिएगा कि क्या इसका पार्ट 2 भी लाया जाए और भी डिटेल, ठीक है, लूसेंट के आधार पर या किसी दूसरे बुक के आधार पर हम लाए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।